बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़रूक भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहूँगा। आज मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जो ट्विटर पर हमेशा बताती हैं कि काजी साहब की काजी साहब की जो रिटायरमेंट के दिन हैं वो इतने रह गए। आज इनसे पूछेंगे, एक तो ये गलत तशरीह करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं कमर मेगन साहब, GTV से रिपोर्ट करते हैं उनको। तो आज एक तो इनसे बात करेंगे ये गलत तशरीह क्यों करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर हैं, और काजी साहब के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मुश्ताक अहमद, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया सहाफ़ियों पर कि गलत तशरीह की गई है। तो आज इनसे ये भी बात करेंगे और दूसरा ये बताएंगे आज के बाद क्या आप ट्विटर पर ये लिखेंगे काजी साहब की जो रिटायरमेंट में कितने दिन रहते हैं। मेगन साहब बहुत शुक्रिया, आप मुझे ये बताएं कि काजी साहब की रिटायरमेंट में कितने दिन रहते हैं। अच्छा, आप बहुत शरारती हैं वैसे भट्टी साहब। एक तो आपने तशरीह वाली बात की, सेक्रेटरी साहब ने जो ख़त लिखा है उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले आपको ये बता दूं कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट में 44 दिन रह गए, 44 डेज़। 25 अक्टूबर 2024 को चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो रिटायर्ड हो रहे हैं, ठीक है, और वो अपने घर चले जाएंगे। अभी तक आज के दिन तक जो कानून मौजूद है उसके हिसाब से यही है। दूसरा जो आपकी बात थी, इस पर वापस आते हैं, लेकिन उसकी बात पहले कर लेते हैं। जो तशरीह वाली आप बात कर रहे हैं, हकीकत कुछ यूँ है कि जैसे ही फुल कोर्ट रेफरेंस एंड हुआ और उसके बाद सहाफ़ियों ने चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को घेर लिया। तो वो सब उनसे बात कर रहे थे। हालांकि मैंने उस वक़्त एक तस्वीर अपलोड की थी, मैं उस वक़्त चाय पी रहा था। मैंने उनकी बात ना सुनी, ना रिपोर्ट की, ना मैंने अपने चैनल को दी, क्योंकि हमें ये चीज़ महसूस हो चुकी थी कि ये ऑफ़ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हो रही है। और जब आपसे जजेस ऑफ़ द रिकॉर्ड गुफ्तगू कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर इस तरह की गैर रस्मी गुफ्तगू, तो उसको वैसे भी एथिकली जो है वो चैनल्स को या कहीं पर भी रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए। और अगर आपने कोई ख़बर देनी भी है तो आप ज़राए या अपने मुशाहिदे को सामने रखते हुए अपनी ख़बर जो है वो इस अंदाज से दे कि उसका डायरेक्ट किसी के ऊपर नाम जो है अब वो ना जाए। क्योंकि इससे होता क्या है, जो भी आपका सोर्स होता है, देखें, जो लोग कहते हैं ना कि जी हमारा फ़लाँ सोर्स बहुत अच्छा है, और सोर्स को जो है वो बताते नहीं है कि सोर्स क्या होता है। देखिए, वो कोई जज होता है, कोई जनरल होता है, कोई ब्यूरोक्रेट होता है, कोई हाई लेवल पे बैठा सेक्रेटरी होता है, कोई सियासतदान हो। इसी तरह के लोग जो हैं वो सहाफ़ियों के सोर्स होते हैं, या फिर उन ऑफिसेज़ में उस जगहों पर काम करने वाले लोग होते हैं। कुछ सोर जिन भूत तो होता नहीं है कि वो आपको कोई या कोई वही नाजिल नहीं होती, अल्लाह माफ़ करे, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। तो सोर्सेज़ होते हैं। आप मुशाहिदे से, आप गुफ्तगू से ये अंदाज़ा लगाते हैं या फिर डॉट्स कनेक्ट करते हैं, और फिर आपके पास अपनी ख़बर की तस्दीक या तरदीद जो है वो वाज़े तौर पर आपको पता चल जाती है। तो यहाँ पर भी यही हुआ। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब गुफ्तगू करते रहे, और गुफ्तगू के अंदर उन्होंने ये नहीं कहा कि बाकी जजेस को एक्सटेंशन दे दें, मैं नहीं लूँगा। ये गुफ्तगू उसमें मौजूद नहीं थी। ये इबहाम ज़रूर मौजूद था, इसीलिए किसी ने उसको पहले रिपोर्ट नहीं किया। लेकिन कुछ सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया। वही सहाफ़ी मखसूस थे जो हर दफ़ा ये कहते हैं कि आप चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर बेजा तनकीद करते हैं, और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आइन और कानून के ख़िलाफ़ कभी भी कोई काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने ही सबसे पहले शायद अपने बयानिए को सच्चा साबित करने के लिए, नंबर बनाने के लिए, उन्होंने ये काम किया कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़, देख लें जी, आप कह रहे थे चीफ़ जस्टिस को एक्सटेंशन चाहिए। उन्होंने वाज़े कह दिया कि बाकियों को देनी है एक्सटेंशन तो दे दें, मेरे लिए ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने मीटिंग के अंदर, जिसमें अटॉर्नी जनरल आज़म नज़ीर तारड़ और जस्टिस मंसूर का जो जिक्र करते हैं, उस मीटिंग के अंदर उन्होंने बताया कि मैंने ये कहा था कि आप अगर सिर्फ मेरे लिए कर रहे हैं तो मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगा, लेकिन अगर तमाम के लिए हो रही है तो फिर बात जो और है, ये पार्लियामेंट की सवाबदीद है। उसमें भी ये नहीं कहा कि आप बाकियों को दे दें और मैं नहीं लूँगा। ये जो तासुर दिया जा रहा है कि आप बाकियों को एक्सटेंशन दे दें, मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, तो उस बारे में उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने लिए एक्सटेंशन नहीं मांग रहा, क्योंकि मुझे तो कल का भी पता नहीं है। लेकिन अगर पार्लियामेंट तमाम लोगों को, तमाम जजेस को या चीफ जस्टिस को उनके मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर देती है, तो सबका इजाफा हो जाएगा। तो इस पर जो है उन्होंने कहा था कि ये पार्लियामेंट का इख्तियार है। फिर भी ये नहीं कहा था कि अगर बाकियों को भी मिल गई तो मैं भी नहीं लूँगा। इस पर जब बात हुई तो हमें कुछ लोगों को ये पता था, कुछ लोग हम सवालात कर रहे थे सीनियर लोगों से, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो इस बीच में फिर ये हुआ कि कल सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस जो डॉक्टर मुश्ताक साहब हैं, उन्होंने ये वजाहत जारी कर दी। अब मुझे इस बात पर भी हैरानगी है कि हम यहाँ पर खड़े हैं और मेरे इर्द गिर्द कोई तकरीबन 15 से 18 लोग खड़े हैं। तो जो सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस हैं वो उनसे भी बाहर खड़े थे। वो एक बिल्कुल दायरा बनाकर साफ़ी इर्द गिर्द चीफ जस्टिस के खड़े थे, और जो सेक्रेटरी साहब हैं वो उससे भी पीछे खड़े थे। तो मुझे ये हैरानगी ज़रूर है कि सेक्रेटरी साहब को साफ सुनाई दिया,
कि चीफ जस्टिस ने क्या कहा, लेकिन वहाँ पर मौजूद खड़े सहाफ़ियों को गलत सुनाई दिया जो सेक्रेटरी साहब से भी आगे खड़े थे और बिल्कुल करीब खड़े थे उस दायरे के अंदर। तो सेक्रेटरी साहब ने मेरे ख्याल में गैर ज़रूरी वजाहत दी है। अगर वजाहत देना ज़रूरी ही थी तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के नाम से वजाहत आती कि उन्होंने वजाहत की है कि मेरे बयान को गलत चलाया जा रहा है, इसलिए वो अपने बयान की तस्दीक या तरदीद कर रहे हैं। लेकिन सेक्रेटरी साहब ने अपने नाम से जो वजाहत चलाई है, इस पर बज़ाहिर जो है वो एतराज़ ज़रूर बनता है कि उनको मेरे ख्याल में उस वक़्त आवाज़ जा भी नहीं रही होगी। तो अगर उनको अच्छी तरह से बात का पता भी है तो फिर हो सकता है मैं इम्कानात की बात कर रहा हूँ कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बाहर जाकर मीटिंग के बाद कहा होगा कि भाई ये तो मैंने नहीं कहा, ये तो गलत चल गया है, तो अब सेक्रेटरी साहब आप वजाहत जारी कर दें। तो ये भी एक तरीक़ाकार समझ में नहीं आता। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इमरान ख़ान के मामले में पहले जो है वो ख़ुद अपना एक वज़ाहती बयान जो है एक प्रेस रिलीज़ की सूरत में जारी कर चुके हैं। इस पर भी अगर वो जारी कर देते तो वो बिल्कुल जो है वो बेहतर होता। लेकिन फिर से जो रिटायरमेंट है वो 25 अक्टूबर 2024 को हो रही है। अब इसमें आप आ जाते हैं कि जो हो रहा है उसके बाद क्या तब्दीली आ सकती है, ये एक सवाल इस वक्त ज़रूर मौजूद है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा तशवीश भी है कि भाई क्या होगा पार्लियामेंट से। इस बारे में दोबारा बात करते हैं। पहले मुझे ये बताएं कि 4 बंदे मुलाकात में आप बता रहे हैं, तारड़ साहब थे, अटारनी जनरल साहब थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब। उनके दरमियान जो मुलाकात हुई वो काजी साहब बता रहे हैं कि हमारे दरमियान ये मुलाकात हुई। क्या अटारनी जनरल से आपकी मुलाकात हुई? क्या अटारनी जनरल ने उसकी हमायत या तायद की? आज़म नज़ीर तारड़ ने की? चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने क्या कोई तायद या हमायत की इस बात की कि वाकई इस मुलाकात में ये बात हुई थी? नहीं, उनकी तरफ से अभी इस बात पर कोई मौक़िफ़ नहीं आया, लेकिन उनके बयानात जो मीडिया के अंदर पहले से हैं वो मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर हुकूमत को ये भी बताया गया होगा कि भाई अगर आपने फ़ायदा उठाना है तो फिर आप सिर्फ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन की बात मत करें, आप ये दाना सब जजेस का नाम लेकर जो है डालने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि वो जो है आपका काम जो है वो बन जाए। लेकिन इसके ऊपर जो राना सनाउल्लाह का बयान है वो बिल्कुल दुरुस्त साबित होता है। जो उन्होंने बयान दिया था नईम अशरफ भट्ट साहब के साथ, मेरे ख्याल में ARY के इंटरव्यू पे उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा है कि अगर आप सिर्फ मेरे लिए पर्सन स्पेसिफ़िक कानून साजी करेंगे तो वो मुझे काबिल कबूल नहीं है, लेकिन अगर तमाम के लिए आप करते हैं तो ये पार्लियामेंट की सवाबदीद है, जो कि सेक्रेटरी साहब की वजाहत में भी मौजूद है। तो इस चीज़ को अगर देखें तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इनकार भी नहीं कर रहे कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। फिर फुल कोर्ट रेफरेंस के अंदर जब बात हो रही थी, उन्होंने अपनी तकरीर की तो ख़िताब के आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारी चीज़ें करने वाली हैं उनके, उन्होंने नाम गिने, तो वो हम अगले साल करेंगे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये तासुर, ये चीज़ ज़रूर महसूस होती है हमें अभी भी, आज भी, कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ख्वाहिशमंद ज़रूर हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा तरीका निकाला है जिससे डायरेक्ट काजी साहब के ऊपर जो है वो बात ना आए, तो फिर शायद हो सकता है वो कहें जी अब मैं क्या कर सकता हूँ, पार्लियामेंट ने देखें कानून साजी कर दी है, अब तो हम मजबूर हैं और हम अपने आइनी ओहदे पर बैठे हैं, पार्लियामेंट को सुप्रीम है, उसको हर चीज़ करने का इख्तियार है, तो हमें कहते रहते हैं मैं इस्तीफ़ा दे के तो नहीं जा सकता। लेकिन उसके बाद फिर ये चीज़ ज़रूर उनसे पूछी जाएगी कि फिर आप अपनी ही सीनियरिटी की बातों पर, अपनी ही एक्सटेंशन वाली की हुई बातों पर जो है वो किस तरह से उनका स्टांस जो है वो भी उसके ऊपर जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि वो ख़ुद कई दफ़ा कह चुके हैं कि ये तमाम चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता, एक और चीज़ इसमें भी है कि अगर जो इस वक्त कानून साजी की कोशिश की जा रही है, कानून साजी नहीं आइनी तरमीम ज़रूरी है, आइन साजी की आइन में तरमीम की कोशिश जो की जा रही है वो 2/3 मेजॉरिटी के बग़ैर मुमकिन नहीं है और 2/3 मेजॉरिटी कौमी असम्बली के अंदर नहीं है। अगर किसी तरह से भी पूरी कर ली जाती है, तोड़ मोड़ के किसी तरह से भी, उसके लिए भी 12-13 सितंबर से ज़्यादा का वक्त मेरे ख्याल में नहीं होगा, उससे पहले पहले करनी पड़ेगी। और आज मेरे ख्याल में 11 हो गई है, अगले 2 दिन में अगर कुछ हो गया तो ठीक है, उसके बाद बिल्कुल ही इम्कानात नहीं है, क्योंकि मखसूस नशिस्तों के ऊपर जैसे ही तहरीरी तफसीली फ़ैसला आएगा, हो सकता है उसमें लिख दिया जाए कि जो आज़ाद 41 है वो किसी कानून साजी में हिस्सा नहीं ले सकते, तो फिर हुकूमत के पास वो दूसरी जमातों के बंदे तोड़ कर कोई चीज़, क्योंकि आज़ाद लोगों के ऊपर डिफेक्शन क्लॉज नहीं होती है, ठीक है, और वो फ्लोर क्रॉसिंग जो वाला जो कानून है वो उनके ऊपर नहीं होता, उसके लिए फिर 63A वगैरह
को तब्दील करने के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट में कोई दरख्वास्त आती है या नहीं आती, वो भी देखा जाएगा कि क्या होता है। लेकिन सेनेट के अंदर 2/3 मेजॉरिटी किसी सूरत नहीं बनती, क्योंकि KPK के इलेक्शन ही अभी तक नहीं हुए हैं सेनेट के। तो ये आईनी तरमीम होती भी नज़र नहीं आ रही, और अगर हो जाती है बिल्डोज करके आइन को, कानून को, तरीक़ेकार को बदमाशी से बिल्डोज करके कर भी दी जाती है, तो ये चैलेंज होगी। चैलेंज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आएगी। सुप्रीम कोर्ट में बेंच कौन सा बनेगा, कौन सा जज इस केस को सुनेगा, कब ये केस सुना जाएगा, वो कौन डिसाइड करेगा। 3 रुकनी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी है, और उसमें कौन बैठा है, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के बाद आने वाले दौर के अगले 2 चीफ जस्टिस, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। तो वहाँ पर फिर ये अगर चैलेंज होता है तो फैसला होगा कि केस कब लगेगा और कौन सा बेंच बनेगा। तो ये मुमकिनात में से ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया कमर मेगन साहब हमारे साथ मौजूद थे। काजी फ़ायज़ साहब जो हैं वो निज़ाम के गारंटर हैं, और जो इस निज़ाम को लेकर आए हैं वो भी चाहते हैं कि काजी साहब इस निज़ाम के गारंटर जाते जाते आपको एक और ख़बर देंगे, आप बात मुकम्मल कर लें। निज़ाम के जो गारंटर हैं वो भी चाहते हैं कि काजी साहब जो हैं वो अपनी कुर्सी पर विराजमान रहें, लेकिन कमर मेगन के बकौल ये चीज़ें बहुत बहुत मुश्किल हैं। लेकिन जिन लोगों के पास ताकत है वो मुश्किल चीज़ों को आसान बनाना उनके लिए इतना, वो पंजाबी में कहते हैं बाएं हाथ का काम है। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी अहम डेवलपमेंट होती हैं। कौमी असम्बली का कल भी इजलास था, आज भी इजलास है। शेर अफजल मरवत के बकौल जब वो रोस्टम पर कल मौजूद थे, उनका जिस्मानी रिमांड दिया गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि हमें सिर्फ इसलिए जेल के अंदर रखना चाहते हैं ताकि ये आइनी तरमीम करें, ताकि हमारे नंबर तोड़े जाएं। तो मेगन साहब से एक आखिरी खबर लेते हैं और फिर इजाज़त। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास 190 मिलियन पाउंड केस में 190 मिलियन पाउंड केस में नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं बहरिया टाउन केस में जो पैसा पड़ा था सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने वो भी हुकूमत को दे दिया था। अच्छा, आज भी एक केस लगा हुआ है दयामर भाषा डैम का, दयामर भाषा और महमद डैम का। उनमें जो पैसा पड़ा हुआ है उसमें भी अभी तक की समाअत को देखकर यही लगता है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब ये 20 अरब रुपया भी वापस हुकूमत को, वो हुकूमत मांग रही है, हुकूमत उनसे मांगा है, लेकिन वो देंगे या नहीं इस पर तो फैसला आएगा। तो लगता है ऐसा है कि वो भी दे दिया जाएगा। और काजी साहब को उनसे बड़ा लालच है, काजी साहब दे देंगे। देखें ये 20 अरब ये हो गया, और कुछ पहले भी दिए हुए, तो टोटल 45-50 अरब रुपए जो है वो हुकूमत को पैसों का भी फ़ायदा काजी साहब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो नहीं, मतलब आपके कहने का मतलब है पैसा दो एक्सटेंशन लो, जो जाहिर है। बहुत शुक्रिया मेगन साहब हमारे साथ मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट से। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।